हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सैम्पल पेपर 7 के लास्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, ए प्लेनेट इज मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। सन कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर है, ये जो सन है, और प्लेनेट इस पर घूम रहा है। इफ टी काइनेटिक एनर्जी है, यू पोटेंशियल एनर्जी है, एल टोटल एनर्जी है, ई टोटल एनर्जी है, एल एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अबाउट द सेंटर ऑफ फोर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? टी इज कंजर्व्ड, क्या टी कंजर्व्ड है? टी काइनेटिक एनर्जी क्या कंजर्व है? जब नज़दीक आएगा तो तेजी से मूव करेगा, जब दूर जाएगा तो स्लोली मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर एल जो है सो कंजर्व्ड है। एल, इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, कोई जो भी फोर्स लग रहा है केवल इस प्लेनेट की वजह से और सन की वजह से लग रहा है, तो एक्सटर्नली कोई टॉर्क नहीं है। तो इसका एल जो है सो कंजर्व रहेगा। एल होता है mv/r। तो यदि भी आर कम होगा तो भी ज़्यादा होना होगा, आर ज़्यादा होगा तो भी कम होना पड़ेगा। तो भी कम बेसी हो रहा है तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं है, ये चेंज करता है, ये गलत हो गया। यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। यू जो है सो कितना होता है? -G/m/r। ये तो हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। ई इज ऑलवेज निगेटिव, ई जो है सो ऑलवेज निगेटिव होता है। देख लेते हैं ये कितना होता है। ये जो है सो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक ये कितना हो गया? ½ mv², और ये कितना हो गया? -Gmm/r। और ये mv² यहाँ पे कितना आया? ये mv² जो है mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये अट्रैक्शन। तो ये mv² यहाँ से आ गया ½ Gmm/r, और ये है -Gmm/r। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो हमें कितना आ गया? -Gmm/2r। ये है, ये r पर डिपेंड करता है, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव रहता है ऑल द टाइम, तो ये सही है। L इज कंजर्व बट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर L चेंजेस कंटिन्यूअसली। नहीं, यदि L कंजर्व है तो दोनों ही चीज कंजर्व है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर L जो है r×p होता है। L ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो r×p हमेशा आप यदि राइट हैंड कर्ल रूल यूज कीजिए तो r की तरफ यहाँ से ये हमारा r वेक्टर है और ये हमारा p वेक्टर है, तो हमें क्या किधर दे रहा है? डायरेक्शन अप। यहाँ पर मान लीजिए है ऐसे, तो ये r हमारा है, r और ये p है। फिर r×p यहाँ भी आया, हर जगह आप आएगा, क्योंकि ये प्लेनेट एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ये डायरेक्शन चेंज करने का मतलब कभी इधर जाए कभी इधर आए, वो तो होता नहीं है। तो इस तरह से केवल एक ही ऑप्शन सही है, और वो ये है कि टोटल एनर्जी वो हमेशा नेगेटिव होगा। टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव है, इसलिए तो बाउंडेड है, इसलिए तो एक दूसरे के इसलिए ये घूम पा रहा है साथ में मतलब एक दूसरे के चारों तरफ घूम पा रहा है। यदि ई पॉजिटिव हो जाता है तो भाग जाता दूर यहाँ से। Next question. The formation of a dipole is due to two equal and dissimilar point charges placed at short distance, long distance above each other. तो हमें पता है कि दो चार्जेस जो है -q और +q, इसको नज़दीक में रखना पड़ेगा। तो हमें जो है सो ये मोमेंटम है, उसका मोमेंट है, मिलता है, नज़दीक में रखना पड़ेगा, दूर में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43. ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is equal to 900 पिकोफैराड। ये चार्ज फुली बाय 100 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, फुली चार्ज कर दिया गया। तो कितना इस पर चार्ज आएगा? एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बी एज शोन इन द फिगर, देन इट इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी भगा दिया फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is equal to 900 पिकोफैराड। सेम टाइप ऑफ कैपेसिटर को यहाँ पे लगा दिया गया, बैटरी भगा के इसको लगा दिया गया।
जैसा कि बी में दिखाया गया है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम इज। अब यहाँ पर जो है बी में कितना एनर्जी स्टोर्ड है ये बताना है। तो यहाँ पर कितना चार्ज है, पहले तो ये वो निकाल लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज कितना है। ये पूरा कनेक्टेड है 100 वोल्ट से और ये फुली चार्ज है, तो Q इक्वल टू सी भी होता है। इसको भी कहते हैं भी या V1 कहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड टाइम में ये दोनों जो है सो पैरेलल में, ये दोनों जो है इसके बीच में एक पोटेंशियल है। यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, मान लेते हैं V2 पोटेंशियल है, और ये दोनों पैरेलल में है। तो इसको लिए हम लिख सकते हैं ये C प्लस सी, पैरेलल में जुड़ जाता है C प्लस सी, और इसके बीच में जो पोटेंशियल है वो है V2। तो चार्ज कितना आएगा इसमें, चार्ज होगा 2C टाइम्स V2, और पहले कितना चार्ज है CV1। चार्ज जनरेट नहीं हो सकता, चार्ज कंजर्व्ड है। इसको Q1 कहें, इसको Q2 कहें, फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। शुरू में जो चार्ज था वही चार्ज बाद में भी रहेगा। शुरू में चार्ज था CV1 और बाद में है 2CV2। तो इससे हमें V2 पता चल गया, C चला गया, V1/2। और तब हमें यहाँ पर जो है इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड जो है इसमें, वो कितना होता है। एक कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर्ड है वो कितना होता है, वो होता है हाफ CV²। इसको ऐसे भी कर सकते हो K²/2C। यहाँ पर हमें पोटेंशियल पता है ये दोनों के बीच में, देखिए V2 है, तो ये हो जाएगा हाफ, इसका कैपेसिटेंस कितना है 2C और V2², ये हो गया C। V2 कितना है V1/2², C V1²/4। सबका वैल्यू रखते हैं। C है 900 पिकोफैराड, पिको मतलब 10⁻⁻12। V1 है 100 वोल्ट, स्क्वायर है 2 बार मल्टीप्लाई किए बाय 4, ये हो गया 2.25, 9/4, और ये कितना हो गया, 4 चला गया तो 10⁻⁻8, नहीं 4 में 6 चला गया, 2 4 2 6, 2.25 टाइम्स 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें क्या करना था, सबसे पहले चार्ज निकाल ली। यहाँ पर ये फुली चार्ज है, Q इक्वल टू CV1, और इधर क्या किए, ये दोनों कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले, और इसके बीच में जो पोटेंशियल है वो V2 मानते हैं इसको, और तब इस पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 2C टाइम्स V2। और हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, जो शुरू में चार्ज था वही चार्ज बाद में भी है, क्योंकि कोई बैटरी नहीं लगा हुआ है जो कि और चार्ज इसको देगा, और यहाँ से हमें V2 पता चल गया। अब इस कैपेसिटर पर सेकंड केस में B मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है, यहाँ पर कितना एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ CV² का फार्मूला लगाएंगे, हाफ CV² का फार्मूला लगाएंगे। हाफ C की जगह पर 2C है क्योंकि पैरेलल में था, और V2², अब V2 का वैल्यू रख दिए V1/2, तो फाइनली हमें मिल गया ये CV1²/4, और यहाँ पर V1 का वैल्यू 100 वोल्ट और C का वैल्यू 900 फैराड रखे, तो हमें आंसर आ गया। Which of the following graph represents the variation of resistivity rho with temperature T? हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और रेजिस्टेंस होता है ρL/A, राइट। L और A तो ज्योमेट्री है उसका, तो R बढ़ता है मतलब रो भी बढ़ता है। तो बढ़ने का काम यहाँ पर देखिए, यहाँ घट रहा है, ये तो होगा नहीं, यहाँ भी घट रहा है, ये भी नहीं होगा। ये दो जगह बढ़ रहा है, एक जगह लीनियरली बढ़ रहा है, एक जगह कुछ अलग तरीके से बढ़ रहा है। ये लीनियरली होता है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे लीनियरली होता है, ऑलमोस्ट लीनियरली होता है। जैसे कि R इक्वल टू हम लिखते हैं R0 1 प्लस समथिंग अल्फा टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T2, या यहाँ पर जो है T माइनस T0 ऐसे दिखाते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन है, और कुछ वैल्यू होता है T इक्वल टू 0 पर, और स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पर होता है। लो टेम्परेचर पर वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो प्लॉट कुछ इस तरह से दिखता है, ऑलमोस्ट सेम ऐसे। ये बोला ये हमें शुरू हर जगह स्ट्रेट लाइन कंप्लीट नहीं होता,
ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v is subject to a magnetic field of induction B, the force on it is non-zero. फोर्स नहीं लग रहा है, नॉन जीरो लग रहा है। F इक्वल टू क्यू v क्रॉस b, ये लॉरेंज फार्मूला है। यदि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा यहीं से देते हैं। ये फोर्स जो है सो जीरो नहीं है। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है यदि v क्रॉस b जो है सो जीरो नहीं है। और ये कब पॉसिबल है v क्रॉस जीरो नहीं हो? जब v और b के बीच में एंगल जो है सो 90 डिग्री हो, तब तो जीरो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि 60 डिग्री के बीच के एंगल हो तभी तो जीरो नहीं होगा। तो नेसेसरली बोल रहा है कि ये 90 डिग्री हो, ये गलत है। कोई और एंगल पर भी ये जीरो नहीं हो सकता है। ये जीरो तभी हो सकता है यदि v और b जो है सो पैरेलल हो जाए, तब ये जीरो हो जाएगा, तब फोर्स जो है सो जीरो हो जाएगा। मतलब यदि उसके बीच का एंगल यदि 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तब ये जीरो होगा, अदरवाइज ये जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं है इसका मतलब उसके बीच का एंगल 0 डिग्री नहीं है या 180 डिग्री नहीं है। एंगल बिटवीन v एंड b कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90 डिग्री, ये भी गलत है। 90 डिग्री, ये 0 डिग्री पर तो जीरो आ जाएगा ना, ये नॉन जीरो नहीं रहेगा। एंगल बिटवीन v एंड b कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180, ये सही है। जब जीरो होगा तो फोर्स जीरो हो जाता है, 180 होगा तब फोर्स जीरो हो जाता है। इसके अलावा कोई भी एंगल हो वो हमेशा नॉन जीरो रहेगा। तो आंसर हो गया 3। एंगल बिटवीन v एंड b इज इधर 0 और 180, इस केस में तो f जीरो हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन इक्वी कन्वेक्स लेंस इज कट इनटू टू हाफ्स अलोंग x और x प्राइम, एक ये वाला लाइन है और दूसरा ये वाला लाइन है। f प्राइम एंड f डबल प्राइम बी द फोकल लेंथ ऑफ द कंप्लीट लेंस, पूरा कंप्लीट लेंस का f है। और इसको जब हम कट करते हैं अलोंग फर्स्ट केस, ये ऊपर वाला जो है नीचे वाला कट जाता है तो उसको f प्राइम कहते हैं, और f डबल प्राइम कहते हैं जब सेकंड केस में काटती है। ये वाला, ये सेकंड केस में, इसके में है a वाला, और ये तो पूरा है, ठीक है। तो ये इसका फोकल लेंथ है। अब बताना है तीनों में क्या रिलेशन। देखिए ये दोनों में क्या फर्क पड़ता है, केवल लाइट कम आएगा लेकिन कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आया। कर्वेचर में चेंज नहीं आया तो फोकल लेंथ सेम रहेगा। वैसे भी आप लेंस मेकर फॉर्मूला याद कीजिए, वो कहता है कि 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये डिपेंड करता है म्यू पर, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, आर पर इसका कर्वेचर देखिए दोनों का सेम है, केवल आधा काट के कर दिया। तो लाइट इधर जो पड़ता था वो नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी थोड़ा कम रहेगा, फेंट दिखेगा, लेकिन उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। तो पहला है कि f इक्वल टू f प्राइम, और दूसरा f डबल प्राइम कितना, f डबल प्राइम देखिए पहले f हम निकाल लेते हैं। f होता है म्यू माइनस 1, ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है, दोनों आर सेम है, 1/r माइनस 1/-r। एक जो है सो पॉजिटिव हुआ पहला वाला और दूसरा वाला निगेटिव है। ये 1/r, इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पर हम f डबल प्राइम के लिए करते हैं, इसके लिए ये 1/डबल प्राइम हो गया है। ये कितना है, r है इसका रेडियस, और इसका रेडियस इन्फिनिटी है। ये हो गया r माइनस 1/इन्फिनिटी, जस्ट 1/r। तो 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, देखिए 1/f प्राइम, यहां से ऐसा करते हैं, उतना नहीं करना है हमें, सिंपली यहीं पर जो है सो म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, ये है 1/f प्राइम, 1/f प्राइम, f डबल प्राइम, और ये 2 बचा हुआ है। तो यहां से हमें मिल गया f डबल प्राइम जो है सो 2f आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 2f आ गया। तो f डबल प्राइम जो है सो डबल हो गया, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर डबल है, और f प्राइम जो है सो f के इक्वल है, ये सही है। f प्राइम f के इक्वल है, ये दोनों सेम है, और ये ओरिजिनल का डबल है। तो आंसर हो गया हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वेवलेंथ ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन इज, इतना दिया हुआ है. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन. तो ये फोटोन के लिए जो एनर्जी लिखते हैं वो लिखते हैं हम इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. यहां पर एनर्जी दिया हुआ है फर्स्ट केस में 1.24, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, hc बाय लैम्डा. लैम्डा भी दिया हुआ है 1.24 टाइम्स 10⁻⁹ मीटर. सेकेंड केस में यहां पर केस 1 हुआ. केस 2 में एक्जैक्टली सेम फार्मूला लगाएंगे. अब की एनर्जी कितना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहां पर क्या पूछे, फ्रीक्वेंसी h बाय सी लैम्डा है या h न्यू लिखे, दोनों सेम है. c बाय लैम्डा जो है सो न्यू होता है, h न्यू बताना है मुझे. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. ये दोनों से हम न्यू बता सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं. 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, 1 को भी 2 से डिवाइड कर सकते थे. ये 10⁶ हुआ और इधर आया h तो खत्म हो गया, न्यू बाय c टाइम्स 1.24 टाइम्स 10⁻⁹. तो न्यू कितना आ गया, c टाइम्स 10⁶ बाय 1.24 टाइम्स 10⁻⁹. c है 3 टाइम्स 10⁸ 1.24. ये दोनों मिलके 1 कितना हो गया, 15. यहाँ पर 10⁻³ भूल गए, 10⁻³ तो न्यू टाइम्स 10⁻³, इसको भी इधर ले लेते हैं 10⁻³. यहाँ भी 10⁻³ तो कितना हो गया, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 1.24 टाइम्स 10⁻20. ये समथिंग लाइक 2.4 टाइम्स 10⁻20. इतना हर्ट्ज देख लीजिए, 2.4 10⁻20 हर्ट्ज. मेनली ये देखना है इसका पावर. ये सारे बहुत अलग अलग है, ये यहाँ पर डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट अराउंड अंदाज से कर सकते हैं, टाइम बच जाएगा. तो इसमें हमने क्या किया, एनर्जी दिया हुआ है, एक समय वेवलेंथ दिया है, दूसरा समय फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है. तो फर्स्ट केस में बोला 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसका वेवलेंथ दिया है तो हम hc बाय लैम्डा लिखे. सेकेंड केस में यहाँ एनर्जी जो है सो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, h न्यू एनर्जी होता है, h न्यू. h का वैल्यू रहने देंगे, वो कट जाएगा और न्यू का वैल्यू में पता करना है. दोनों को डिवाइड कर दिया और सिंप्लीफाई किए तो हमें वो वैल्यू न्यू का मिल गया. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. द बोर मॉडल ऑफ एटम assumes that the angular momentum of electron is quantized, uses Einstein's photoelectric equation, predicts continuous emission spectra of atoms और predicts the same emission spectra of all type of atoms. देखिए बोर का मॉडल क्या है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब जो है तो न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है इन सम स्पेसिफाइड ऑर्बिट. हर ऑर्बिट में नहीं लगा सकता. उसने कहा कि उसी ऑर्बिट में लगाएगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स h/2π है. मतलब ये एंगुलर मोमेंटम कितना हो सकता है, h/2π हो सकता है, 2h/2π हो सकता है, 3h/2π हो सकता है. क्या एंगुलर मोमेंटम 1.5/2h हो सकता है, नहीं, ये क्वांटाइज्ड हो गया, इसका एक क्वांटा है, इसका मल्टीपल में ही हो सकता है. h/2π 2h/2π 3h/2π ऐसे करके हो सकता है. तो ये क्वांटाइज्ड हो गया, ये सही है. क्या ये यूज करता है आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसको यहाँ क्यों यूज करेगा. प्रेडिक्ट्स कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा, क्या स्पेक्ट्रा जो निकलता है वो कंटिन्यूअस रहता है. कंटिन्यूअस मतलब ऑल काइंड ऑफ वेवलेंथ निकल सकता है, नहीं. यहाँ पर जो एनर्जी है, ऐसे उसने ये कहा कि ये जो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पर, इससे जब इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करता है तो जो एनर्जी डिफरेंस है उसी के इक्विवेलेंट जो है सो फोटोन निकलता है. जो फोटोन निकलता है उसका एनर्जी इसी के डिफरेंस के बराबर होता है. और ये डिफरेंस जो है सो ऑल काइंड ऑफ पॉसिबल डिफरेंस तो नहीं मिल सकता. वैसा पॉसिबल होगा जो बहुत दूर तक चले जाएंगे, लेकिन इधर तो नहीं, बिल्कुल नहीं है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, यहाँ पर 10 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर कुछ ये कम है. ये डिफरेंस है, लेकिन हर पॉसिबल एनर्जी डिफरेंस नहीं है. कंटिन्यूअस का मतलब है एनर्जी जो है सो सब पॉसिबल होता है. यहाँ पर जो है एनर्जी 0 से लेकर सब फाइनाइट वैल्यू तक सब पॉसिबल होता है, लेकिन वो नहीं पॉसिबल है.
ये एनर्जी डिफरेंस का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इस एनर्जी डिफरेंस का या इस एनर्जी डिफरेंस का भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, और इसी के इक्विवेलेंट जो फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी होगा। तो ये गलत हो गया। प्रेडिक्ट्स द सेम एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर ऑल टाइप ऑफ एटम्स। यदि हाइड्रोजन ले लें, हीलियम ले लें, तो क्या उसका स्पेक्ट्रा सेम होता है? स्पेक्ट्रा कहाँ से आ रहा है? एनर्जी के डिफरेंस से आ रहा है, और एनर्जी की अर्थ कितना होता है? -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। सब एटम के लिए बोला कि सेम होता है क्या? जेड से पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जेड बदल देंगे, एटम बदल जाएगा, एनर्जी का स्पेक्ट्रा जो है सो बदल जाएगा। तो ये भी संभव नहीं। तो आंसर है पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज। ये तो E=mc² का फॉर्मूला है। हर एक मास जो है वो भी एनर्जी है। पहले कहते थे कि एनर्जी अलग चीज है, मास अलग चीज है, लेकिन जब न्यूटन ने आइंस्टाइन ने E=mc² दिया तो उसने इक्विवेलेंस दिया मास और एनर्जी के बीच में। मास को भी हम एनर्जी समझ सकते हैं, एनर्जी को भी मास समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 0.5 ग्राम, आधा ग्राम जो 0.5 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। इसका एनर्जी कितना होगा? c स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, इसको स्क्वायर कर दिए। ये 3 × 9, इसका आधा हो गया 4.5। ये हो गया 8 में 16 में से 3 गया 13। इतना जूल एनर्जी में 4.5 × 10⁻13 जूल। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूज ए ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर द एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। हाँ, यही सही है। एक को फॉरवर्ड बायस्ड होना पड़ेगा और दूसरे को रिवर्स बायस्ड होना पड़ेगा। नो बायस इज रिक्वायर्ड, नहीं, ये तो संभव नहीं। बोथ जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड। ये तो स्विच में काम करता है जब स्विच ऑन होता है। बोथ जंक्शंस आर रिवर्स बायस, ये भी स्विच में काम करता है जब ये ऑफ रहता है। तो ये दोनों स्विच के लिए है, और इसके लिए एम्पलीफायर के लिए एक को फॉरवर्ड बायस्ड और एक को रिवर्स बायस होना पड़ेगा। ये बी जो है सो फॉरवर्ड बायस्ड रहता है, एमीटर बेस जंक्शन बी, ये फॉरवर्ड बायस्ड रहता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50। थैंक यू।